जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका जीके और साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां चलेगा। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 55 सिलेक्टेड प्रश्नों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले आपका टोटल 9 सेट हो चुका है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेट है। सभी सेट का पीडीएफ ठीक है एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पर आपको बिहार पुलिस का बैच भी मिल जाएगा। बाकी बैच को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा। और आपको अगर हमारा व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो इसी एप्लीकेशन में ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस पर मैसेज करके कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसे संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। यहाँ पर देखिए सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसके तहत संविधान में यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। तो यहाँ पर बोला गया है कि 42वां संशोधन अधिनियम में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो गरिमा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गरिमा शब्द को नहीं जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, तो वह क्या है? आपको बताना है। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 124 में किया गया है। निर्वाचन आयोग की बात करें इसका उल्लेख आर्टिकल 324 में मिलता है। और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 315 में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 148 में। ठीक है, तो सभी का उल्लेख संविधान में किया गया है, इसलिए ये सभी क्या है? तो संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। क्यों? क्योंकि सभी का उल्लेख आर्टिकल में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? और आज के प्रैक्टिस सेट में मैथ का क्वेश्चन नहीं है, हम लोग केवल जीके और साइंस से टोटल 55 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। और इस 55 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में बताना है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे। इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे, पूछा जाता है। और इसमें अध्यक्ष कौन था? तो 3 सदस्य में से एक अध्यक्ष था। अध्यक्ष का नाम क्या था? पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद नंबर 1 में। तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? एक राज्यों का संघ। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आपका आ चुका है। 13 जुलाई से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो साथियों आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल भी आपको समय बर्बाद नहीं करना है। जिसने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से जाकर आप लोग बैच को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपका डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास भी चल रहा है फुल डिस्कशन के साथ में। अगला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह,
और बैच को किस प्रकार ज्वाइन करना है ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो देखिए यदि भारत का कोई नागरिक अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। और नागरिकता की बात करें तो हमारे संविधान में नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बूस्टर जीके में टोटल 38 सेट हम डाल चुके हैं। इस प्रकार से आपको डेली बूस्टर जीके का नोट्स दिया जाता है और बिल्कुल इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स दिया जा रहा है। इसमें जो भी क्वेश्चन क्लास में एक्स्ट्रा हम बताते हैं जो लगता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल 100 नोट्स आपको देने वाले हैं, 38 नोट्स हम डाल चुके हैं। ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा, तो बिहार पुलिस के बैच में। क्लास के लास्ट में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसको नोट कीजिए और मैसेज कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को डैश अवधि के भीतर भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं आपको बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बिहार पुलिस के बैच में। साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी आपको वहाँ पर नोट्स दिया जा रहा है। बिहार पुलिस का पिछले 10 साल का आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को 6 माह की अवधि, कितना, 6 माह की अवधि के भीतर भरा जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति के बारे में किस भाग में बताया गया है, तो भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। जिसमें 52 में क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या बताया गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। 54 में क्या बताया गया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। और आर्टिकल 55 में निर्वाचन रीति के बारे में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। देखिए ये सब क्वेश्चन हम आपको पॉलिटी क्लास में डिटेल्स में बता चुके हैं। बैच में आपका पॉलिटी लगभग 20 से 21 क्लास हो चुका है, इसमें और भी क्लास होना बाकी है। तो जिनका भी क्लास छूटा हुआ है बैच को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सब क्लास मिल जाएगा। सभी क्लास का PDF आंसर के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बता चुके 14 दिन, कितना दिन, 14 दिन। देखिए कोई भी अगर धन विधेयक है तो सबसे पहले वो लोकसभा में आता है। कहाँ पर आता है, लोकसभा में आता है। लोकसभा में आने के बाद वहाँ से पारित हो जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा में पारित होने के लिए मात्र 14 दिनों का समय दिया जाता है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा उस विधेयक को पारित कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो वह स्वतः ही पारित माना जाता है। यानी कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को केवल 14 दिनों के लिए ही रोक सकता है। कितने दिनों के लिए, 14 दिन के लिए। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। अभी आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास में शाम 7:30 बजे हिस्ट्री का क्लास चल रहा है फुल डिस्कशन के साथ में। आज आपका चौथा हिस्ट्री क्लास भी कंप्लीट हो गया है। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। एक आर्टिकल 153, तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में 153 में बताया गया है। और आर्टिकल 154 ध्यान रखिएगा, 154 का 1 का 2
इसमें क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 154 का जो 1 का 2 है, इसके अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। ये आर्टिकल 154 1 2 में बताया गया है। और राष्ट्रपति के लिए क्या है, तो आर्टिकल 53 है, जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को बताया गया है 53 और राज्यपाल को बताया गया 154 1 2 के अनुसार। संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? आंसर है उप प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे राज्यसभा का उपाध्यक्ष की बात करें तो आर्टिकल 79 में उल्लेख मिलता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का उल्लेख आर्टिकल 93 में मिलता है। विधानसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख आर्टिकल 178 में मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, यानी कि यूपीएससी के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है आपको बताना है। यूपीएससी के बारे में आर्टिकल 315 में बताया गया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और देखिए क्लास में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है एक्स्ट्रा डिस्कशन पर, उसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को हटाया जाता है यूपीएससी का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? ग्राम पंचायत के बारे में आर्टिकल नंबर किस में बताया गया है, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक में पंचायत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक में। और भाग पूछे तो पंचायती राज से संबंधित भाग 9 है, अनुसूची 11वीं है। और पंचायती राज को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। ये सब पॉलिटी क्लास में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सफाई तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना ये प्रशासनिक कार्य है। कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध कराना ये भी है। सड़कों, तालाबों और कुओं का अनुरक्षण करना ये भी है। जबकि कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना ये पंचायती राज का कार्य नहीं है। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और आज से पहले सब्जेक्ट वाइज में जो भी क्लास हुआ है, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे साइंस का हो, एक भी क्लास आपको छोड़ना नहीं है। सभी क्लास को कर लीजिए, ये सब क्लास आपको बैच में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये सब क्वेश्चन में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, काफ़ी बार बता चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में आर्टिकल नंबर किस में बताया गया है, तो 54 में। और आर्टिकल 55 में निर्वाचन रीति के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन आता है, तो लोकसभा और राज्यसभा, रिपीट कर देते हैं, संसद के दोनों सदन लोकसभा, राज्यसभा तथा अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कहाँ कहाँ का, तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा अलग अलग राज्यों का जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और इसके साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाएं भी इसमें सम्मिलित होती है। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? तो सामान्य विधेयक के लिए
समान विधेयक पर अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए यानी वित्तीय विधेयक पर, तो इसके लिए बुलाया जाता है। तो किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक के बारे में 108 में बताया गया है। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा, भारत में अब तक कितने बार संयुक्त बैठक बुलाए गए हैं? तो 3 बार। तो पहला बार जो संयुक्त बैठक बुलाया गया था दहेज निषेध विधेयक के लिए 1961 में। दूसरा बार भारतीय बैंकिंग सेवा विधेयक के लिए 1978 में। और तीसरा बार आतंकवादी कार्यवाही निरोधक विधेयक के लिए 2001 में। ये सब ध्यान रखिएगा। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल। आप सभी जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। और राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। तो अगर राज्यपाल को हटाना है तो महाभियोग इसमें कोई भी जरूरी नहीं है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को हटा सकता है। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम उम्र सीमा जो है वो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए भी 35 है, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 है। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किस विषय से संबंधित है? तो अभी हमने आपको बताया आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक में पंचायती राज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अच्छा, इससे संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 73वां। ये पंचायती राज से संबंधित है। 74वां जो है ये नगर निगम से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई थी? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान की प्रस्तावना पहली बार 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 19 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोहरी नागरिकता जो है संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता है। संघीय सरकार की, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में बताया गया है। और आर्टिकल 5, 6 और 8 के अधीन जो व्यक्ति आता है वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अब 5, 6 और 8 में क्या दिया हुआ है इसके बारे में बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए ये सभी क्या है? संसदीय समिति है। तो लोक लेखा समिति की बात करें, इसमें 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होता है और 7 सदस्य राज्यसभा से होता है। और इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना होता है? 1 वर्ष का। तो यहाँ पर बोला गया किसमें राज्यसभा का सांसद नहीं होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 7 राज्यसभा है। ये तो आंसर होगा नहीं। आकलन समिति की बात करें तो इसी को कहा जाता है प्राक्कलन समिति। इसी को बोला जाता है प्राक्कलन समिति। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य केवल लोकसभा से ही होता है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आकलन समिति। इसमें राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। लोक उपक्रम समिति की बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? अच्छा, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? तो इसी लोक लेखा समिति को बोला जाता है प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन 21 के लिए, कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता है?
फिर भी संसद में उसको बोलने का अधिकार है। ठीक है, तो इसके बारे में भी कई बार बता चुके हैं। भारत का महान्यायवादी, जिसके बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है, यह संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन ये किसी भी सदन में और किसी भी समितियों में बोल सकता है किसी भी बात पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? यानी कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर कौन कर सकता है, ये आपको बताना है। तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके परामर्श से, जो हाई कोर्ट होगा, राज्य में हाई कोर्ट होता है, तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश का ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, इसका आंसर है 73वां संविधान संशोधन 1993। हुआ था 92 में, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, पंचायती राज को संविधान का दर्जा मिला था। भारत में राजनीतिक शक्ति का आशय क्या है? आंसर है हम लोग, यानी कि अर्थात जनता, हम भारत के लोग। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और जैसे ये क्लास खत्म होगा इसका PDF आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गरीबों में भी निम्नतम जो गरीब होते हैं उसके उत्थान के लिए अंत्योदय कार्यक्रम संबंधित है। ठीक है, अंत्योदय योजना जो है ये 2000 में चालू किया गया था, सन 2000 में। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? आंसर है भू राजस्व कर, ये केंद्रीय सरकार का टैक्स नहीं है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भूमिका को देखते हुए की गई थी? चलिए बताइए इसका आंसर, और डेली आप लोग क्लास कीजिए। क्लास एक भी दिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखते हुए किया गया था। अब भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार सही से सभी ऑप्शन को देखिए। तो मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट, यानी कि लॉटरी जीतना। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन दिया है, लॉटरी जीतना, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है, बाकी ये सभी होता है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना ये कब शुरू किया गया था आपको बताना है। तो ये शुरू किया गया था 1989 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है किसका? देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, और ये किसके विकास से संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। चलिए, यहाँ पर सही मिलान करना है। मानकीकृत संकेतक है और ये उत्पाद है। तो यहाँ पर देखिए मार्क है ISI, ये मार्क किससे संबंधित है? यहाँ पर FPO, यहाँ पे हॉलमार्क, ये एग मार्क है। तो यहाँ पर दो हम लोग बहुत ही आसान से बना सकते हैं, हॉलमार्क और एग मार्क। तो हॉलमार्क जो होता है ये ज्वेलरी में होता है, ठीक है, आपने सुना होगा, तो यहाँ पे आभूषण होगा। और एग मार्क जो होता है ये कृषि उत्पाद के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 का A 4 का D, देखिए किस में है? 3 का A 4 का D, 3 का A 4 का B, ये नहीं होगा। 3 का A 4 का D यहाँ पे दिया, तो इसका आंसर सही है। अब 1 का B दिया हुआ है, तो ISI जो है ये इलेक्ट्रिक से है और FPO आपका भोजन से। ठीक, चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा जिला गन्ना उत्पादक क्षेत्र है? तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो जिला है वो आपका सभी हो जाएगा, सिवान, सारण, गोपालगंज। यानी कि बिहार का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है जहाँ पे गंगा का मैदानी क्षेत्र है वहाँ सब हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, ये सभी गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक ग्राम ऋण के लिए पैसा देता है? तो यह है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था। अच्छा, नाबार्ड का फुल फॉर्म हो सकता है पूछ ले, नाबार्ड का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछले बार फुल फॉर्म से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दर में किस सीमा तक बढ़ोतरी का अनुमान किया गया है? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। यह 65% से 75% तक। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़ा तैयार करती है उस संस्था का नाम आपको बताना है क्या है। तो संस्था का नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CSO शॉर्ट में लिखते हैं। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यह है अनाज आधारित उद्योग। आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को। चलिए, सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? तो ये सब क्वेश्चन फैक्ट वाला है, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है। इनमें से किसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है? चलिए, इसका आंसर है जवाहर रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गहरा नीला। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है गहरा नीला। अच्छा, ये जो तिरंगा झंडा है इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय फल आप सभी जानते हैं आम है। अच्छा, आम का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है तो यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। इसका नाम है मैंगी फेरा इंडिका। ये आम का वैज्ञानिक नाम है। शायद इस बार पूछा गया था आम का ही, पिछले बार आम का ही पूछा गया था वैज्ञानिक नाम। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, कांग्रेस दो भागों में जो बटा था, गरम दल और नरम दल, कब बटा था? तो 1907 में बटा था। ठीक है, सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1907 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता शायद किया था रास बिहारी बोस ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसी में गरम दल एवं नरम दल दो गुट बने थे। तो गरम दल के जो प्रमुख नेता थे आपको बता देते हैं, लाला लाजपत राय गरम दल में हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक भी गरम दल हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सभी गरम दल से संबंधित था। तो यहाँ पर देखिए अरविंद घोष दिया हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी?
यहाँ पे देखिए रामकृष्ण मिशन है, तो इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। ये आज ही हम आपको हिस्ट्री क्लास में बताए हैं, पूरा डिटेल्स में स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा की है, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। बाकी आर्य समाज बताए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, सत्यशोधक समाज भी बताए हैं, प्रार्थना समाज भी। तो किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बंगाल में होती है। इसकी शुरुआत 1897 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1897 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन जो है ये पंजाब क्षेत्र से संबंधित है। कूका आंदोलन जो है ये प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन ये बहुत ही जल्दी राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। तो इससे जो संगठित किया था, ये किया था किसने? तो गुरु राम सिंह ने। बाकी गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था 1666 में। संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। तो लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को प्रस्तुत किया गया था। राज्यसभा में फिर कब गया था? तो 23 दिसंबर 1992 को। ठीक है, 23 दिसंबर 1992 को ये कहाँ गया था? तो राज्यसभा में गया था। और उसके बाद फिर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की इसमें स्वीकृति मिल जाती है। 20 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे भारत में लागू हो जाता है पंचायती राज। ठीक है, जो कि संवैधानिक दर्जा मिला था, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन। तो 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में किया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो यहाँ पर देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, इसको याद रखिएगा, प्रशांत महासागर से होकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये भी हिस्ट्री क्लास में हम आपको बता चुके हैं, दादा भाई नौरोजी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इन्होंने 1886 में अध्यक्षता किया था, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन का। ठीक है। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में है? तो याद रखिएगा, ये है लुधियाना में। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है, बताइए किस नाम से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जीविका कृषि बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? देखिए, रोपण फसल में क्या होता है? पौधे को एक बार जमीन से निकालकर फिर उसे खेत में लगाया जाता है, वही होता है रोपण फसल। तो रोपण फसल कौन नहीं होगा? तो चाय रोपण फसल नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? चलिए बताइए। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा पूछा जाता है और प्रभाव कब हुआ था ये बताना है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो होती है वो 20 जुलाई 1905 को। और ये प्रभाव में कब आया था? तो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। और इसी के विरोध में क्या मनाया गया था? तो इसी के विरोध में पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे बंगाल में क्या मनाया गया था? शोक दिवस मनाया गया था। इसमें लोगों ने उपवास किया था। ठीक है, उपवास रखा था, वंदे मातरम का गीत गाया था और एक दूसरे को राखी भी बांधा था। तो बंगाल विभाजन कब हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905।
यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किलिमंजारो एक क्या है? तो किलिमंजारो जो है एक ज्वालामुखीय पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के केन्या एवं तंजानिया की सीमा पर स्थित है। देश याद रखिएगा, केन्या एवं तंजानिया की सीमा पर। और ये जो है एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ये क्या है, यानी मृत ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर देखिए वोल्केनो दिया हुआ है, ए ऑप्शन सही है। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो ये आपका कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, कुतुब मीनार परिसर में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आखिरी क्वेश्चन, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो उकाई बांध के बारे में काफ़ी बार बता चुके हैं, ये गुजरात में है और उकाई बांध को ही वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में इसका निर्माण किया गया था। तो चलिए साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग बताइए 55 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिसे बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं। अब बिल्कुल भी समय नहीं है, आप लोग इंतज़ार मत कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने तैयारी को स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, ये एप्लीकेशन है। उसके बाद आपको ओपन करके ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा ऊपर में। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। अभी स्टार्ट लर्निंग लिखा है, लेकिन जब आप लोग ओपन करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा इसके बारे में डिटेल्स में जानना हो तो इसी नंबर पर व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मिलेगा, इस पर मैसेज कीजिए, आपको बता दिया जाएगा।